हम लोगों ने जब क्लास शुरू की थी हम लोगों ने जो है वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में जो पहली चीज डिस्कस की थी दैट वाज दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एटॉमिक मॉडल। डेल्टन की बात की थी कि भाई डेल्टन ने कहा इससे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। थॉमसन के मॉडल ने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, सपोर्टिंग टाइप मॉडल। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बताया था जिसने सेंटर को पॉजिटिव होने के बारे में बहुत डिटेल तस्करा किया था, जिसपे हम लोगों ने रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था जो हमारे पास बताता है कि अल्फा पार्टिकल जो थे मोस्टली सीधे सीधे चले गए थे, कुछ जो है टर्न हो गए थे और बहुत कम ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए थे। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन शेल्स का जिक्र किया था और लास्ट बात की थी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं दे आर इन द सेंटर, और ये बात हमें जेम्स चैडविक ने बताई थी। इससे रिलेटेड हम लोगों ने दो तीन सवालात की वर्किंग भी की थी और गीगर गोल्डस्पोर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लिया था। रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना जीएम ट्यूब को और अल्फा बीटा गामा की वर्किंग कर ली थी। आज हम लोगों ने जो है इसके अंदर हाफ लाइफ की वर्किंग करनी है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन की वर्किंग करनी है और क्वेश्चंस के ऊपर मूव करना है। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने इसके करने हैं। सबसे पहली चीज भाई हमारे पास आती है भाई हाफ लाइफ के नाम से। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ इज बेसिकली द टाइम फॉर ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू रिड्यूस इट्स एक्टिविटी या काउंटर इट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पहले तो शयान भाई समझेंगे, फिर उसके बाद लिखने का टाइम दूंगा। सब लोग बच्चे पहले समझेंगे। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव पत्थर है, मान लेता हूं उसके अंदर से हमारे पास इमिट हो रहा है 200 काउंट्स की रेडिएशन। 200 काउंट की रेडिएशन हमारे पास इमिट हो रही है और एक 200 काउंट की रेडिएशन इमिट हुई। थोड़े टाइम बाद जब हमारे पास लेट्स सपोज आधे घंटे बाद वो रेडिएशन 200 से 100 हो गई, तो जो टाइम उस रेडिएशन को आधा होने में लगेगा उस टाइम को हम उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ में जो हमारी रेडिएशन होती है ये हमेशा आधी ही होती है। अब अगर 100 से 50 होगी तो जो टाइम 100 से 50 होने में लगेगा सिमिलर टाइम 200 से 100 होने में भी लगेगा और वही सेम टाइम 50 से 25 होने में भी लगेगा। हाफ हो जाएगा। तो जब हाफ हो जाएगा तो जो टाइम हाफ लाइफ में लगता है वो सेम होता है। तो ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन भी बहुत कॉमनली पूछता है कि वो टाइम जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को आधा होने में लगे। और इसका एक ग्राफ है जो हम लोग बहुत मेजरली डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इस ग्राफ में मैं वैल्यूज ही प्लग इन कर देता हूँ ताकि छोटी सी बातें आसान हो जाएं। ठीक है, दो चार, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास इनिशियली काउंट्स जो थे 1000 थे। ठीक है जी, और मैं बोलता हूँ कि हाफ लाइफ हमारे पास 10 मिनट की है। तो आप मानो कि सर 10 मिनट बाद जो है ये काउंट रेट 1000 से कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगले 10 मिनट बाद जब 20 मिनट हो चुके होंगे टोटली, तो ये वेरी गुड, ये 250 हो जाएगा। और उसके बाद 30 मिनट बाद ये हमारे पास 125 हो जाएगा। और फिर 40 मिनट बाद हमारे पास ये 72.5 हो जाएगा। और इस ग्राफ का जो शेप आएगा वो हमेशा हमारे पास एक ऐसा ही कर्व बनता है जो हमारे पास पासवर्ड में मौजूद भी है। अभी आप पहला सवाल ही देखोगे, ये हमारे हाफ लाइफ का कर्व होता है। एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, बहुत क्लोज से गुजरता है और ये आधे आधे होते होते इवेंचुअली जो है सारा कुछ डेड हो जाता है। ठीक है, ना होने के बराबर रह जाएगा, कितना ही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस बात को समझने के लिए हमने कुछ सवालात की वर्किंग को देखनी है और इनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस आती हैं जो थोड़ा सा हमें जो है तंग करती हैं। मैं एक साथ ही उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं उन कैलकुलेशन से पहले जो है एक दो क्वेश्चंस रेडियो एक्टिविटी के करवा देता हूँ हाफ लाइफ के, ताकि बातें क्लियर हो जाएं। मेजरली अगर मैं बात शुरू करूं, सबसे पहले बात करते हैं एक ग्राफ बनवाने की, उसके बाद जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, सुनिएगा गौर से। एन आयोडीन आइसोटोप आयोडीन 13153 डीकेज अ बीट बाय बीटा इमेजन। ठीक है, बीटा इमेजन से डीके होता है। ठीक है जी, हमारे पास बीटा इमेजन से ये डीके हो गया। और जो है उसके बाद क्या बात कहता है कि ओजिनॉन एटम में डीके हो गया। ठीक है जी। अच्छा, स्टेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ पार्टिकल इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम हमारे पास 13153 के एतबार से दिया हुआ था, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 53 होंगे, लाजमी सी बात है। ठीक है जी, ये प्रोटॉन नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। फॉर न्यूट्रॉन्स हम लोग 131 में से 53 माइनस करेंगे, बताएगा भाई क्या वाली आती है। 131 यार, इसमें कैलकुलेटर पड़ा होगा, जरा देना। पीछे आगे में, पीछे वाली जेब में होगा। नहीं, वापसी रख दे, दूसरी वाली जेब में देख ले, 78 आते हैं। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हमेशा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, स्टेट द सिंबल ऑफ न्यूक्लियाइड न्यूट्रिशन फॉर जेनॉन न्यूक्लियस। ठीक है, इस वाली में भी नहीं है। अच्छा है, दे दो। अब बेटा यहाँ पे ना जरा एक चीज हम लोग खत्म करते हैं, उसके बाद ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डीके इक्वेशंस। कांस्टेंट है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एक बार समझ आ गई तो उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। हमारे पास तीन ही पार्टिकल दिखे हो सकते हैं, अल्फा बीटा या फिर गामा। ठीक है जी, मैं तीनों की डीके इक्वेशंस जो है सामने लिखता हूं। सबसे पहले डीके इक्वेशन की बात करता हूं मैं, अल्फा की। वालेकुम अस्सलाम। अल्फा की डीके इक्वेशन की बात करता हूं, मैं बोलता हूं मेरे पास एक पार्टिकल एक्स था जिसका मास 200 था और उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो 100 थे। मैं कहता हूं यार ये एक्स पार्टिकल ने जो है हमारे पास डीके किया एक अल्फा पार्टिकल। आपको पेपर में एक अल्फा पार्टिकल देगा, यहाँ पे एक डायंस दे देगा और साथ आपने इसने डीके किया बेटा कोई भी चीज रैंडम वाई डीके कर दिया। ठीक है जी, हम सबको पता है कि अल्फा का जो मास है दैट इज 4 और अल्फा का प्रोटॉन नंबर क्या है, 2 है। ये बात याद रहेगी, अल्फा का मास 4, प्रोटॉन नंबर 2। तो अगर हमारे पास इसका मास और प्रोटॉन नंबर निकालना हो तो अगर ये 200 टोटल है और अल्फा का मास 4 है तो यहाँ पे वही नंबर आएगा जो हमारे पास 4 ऐड करके जिसका आंसर 200 बन जाए। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में हमारे पास तीन चीजें कंजर्व होती हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन होती है बेटा मास की, कंजर्वेशन होती है मोमेंटम की, और कंजर्वेशन होती है हमारे पास एनर्जी की। ये तीनों चीजें कंजर्व होती हैं, कभी भी ये लॉस नहीं होती। ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसका मास 200 था और हमारे पास डीके के बाद अल्फा 4 का निकल गया तो प्रोडक्ट दूसरा 196 का ही होगा, कहीं और से ना मास आएगा ना मास जाएगा। आगे नीचे वाले पार्टिकल में हमारे पास जो जो है प्रोटॉन नंबर 200 था, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 2 था, और वाई का प्रोटॉन नंबर हमारे पास फिर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, क्योंकि उसको भी सम अप करके क्या करना है, 100 करना है। कोई टेंशन परेशानी की बात तो नहीं। अच्छा, तो एक स्टेटमेंट अपने पास यहाँ पे लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग अल्फा डीके। ये फिक्स स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग अल्फा डीके मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2 by 4, sorry, and proton number is reduced by 2। फिक्स्ड हमारे पास जो है ये है माजरा। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं डीके इक्वेशन ऑफ बीटा। सर बीटा की डीके इक्वेशन को समझिएगा। पहली बात तो बीटा डीके में होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। और पहले तो एक पार्टिकल एक्स है, ठीक है जी, मान लेते हैं ये डीके करेगा बीटा को। कॉन्सेप्चुअली भी बात समझते हैं और जो है फिर उसको एक स्टैंडर्ड तौर पे भी याद रखते हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल एक्स बनाया, एक्स ने वाई बनाया और साथ एक बीटा डीके कर दिया। अफान भाई सुनिएगा सर, पहले तो इस बात को समझें कि ड्यूरिंग बीटा डीके, बीटा डीके जब होता है तो होता क्या है कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन। बीटा डीके के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 100 प्रोटॉन थे और कितने ही न्यूट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे और 100 ही न्यूट्रॉन थे, लाजमी से बात है 200 में से 100 माइनस के 100 आएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोटॉन नंबर हो जाएगा 101। हाँ, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो
आसान लफ्जों में बीटा डीके में एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर जो है, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर हो रहा क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में, ठीक है। तो ये एक तो कॉन्सेप्ट है। अब बीटा की जो हमारे पास वैल्यू होती है 0 और -1 लिखी जाती है। एक स्टैंडर्ड एक जुमला अगर आपने याद रखने के लिए हो तो आप इसको ऐसे याद रखो कि ड्यूरिंग बीटा डीके, एक रट्टे वाला जुमला है, ड्यूरिंग बीटा डीके हमारे पास प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 1, प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 1। हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसका प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाएगा, ये हमारे पास हो रहा होता है ड्यूरिंग बीटा डीके, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक कंबाइंड भी पढ़ लेते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आज तक मेरी नज़र के सामने भी नहीं आई पेपर में, बट येट अगेन इतनी नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स से एलिमेंट है डब्ल्यू 210 और 105, ठीक है जी। मैं कहता हूँ ये डब्ल्यू जो है जी बनाता है, साथ अल्फा भी इमिट करता है, साथ बीटा भी इमिट करता है, ठीक है जी। आपने अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए अल्फा का मास 42, बीटा का मास 0 और -1, दोनों काम कर लिया आपने, ठीक है जी। फिर आपने कहा सर हमारे पास जो है कन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ मास होती है, ये 200 है, 210 है, यहाँ 4 है, तो ये हमारे पास कितना होगा, 206 होगा। ये 2 -1, 1 रह गया, यहाँ क्या आएगा, 104 आएगा, शाबाश। तो ये हमारे पास जो है बीटा डी के कंबाइन इक्वेशन बन गई। कोई मसले परेशानी की बात तो नहीं है, ये आपके पास कंबाइंड डी के इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरे पास गामा रेडिएशंस निकलती हैं तो मास और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है ए, वो डीके होता है एलिमेंट बी में, और बी तो चलो बी लिख देता हूँ, और साथ गामा रेज निकलती हैं, तो गामा का चार्ज और मास 0 होता है। तो जो हमारे पास ए का मास होगा लेट्स से 80 और 39, तो वही हमारे पास बी का भी होगा। हाँ, ए विल कन्वर्ट टू अभी, बट वो क्या इमिट कर रहा है, गामा इमिट कर रहा है, तो उसके मास पे और प्रोटॉन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये गामा अल्फा और बीटा डीके की सारी हम लोगों ने एक जनरलाइज इक्वेशंस पढ़ ली। बैक टू द क्वेश्चन वी वर ऑन। अब वो बोल रहा है स्टेट द सिंबल ऑफ न्यूक्लियाइड म्यूटेशन फॉर xenon न्यूक्लियस, ठीक है। आयोडीन डीके करता है बीटा और xenon बनाता है, तो लाजमी सी बात है xenon में मास सेम होगा, और क्योंकि बीटा डीके करता है तो मास इज इंक्रीज बाय 1। शाबाश, कोई मसले की बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बैकग्राउंड काउंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिविटी इन अ लेबोरेटरी इज 30 काउंट्स पर मिनट। बैकग्राउंड काउंट जो है 30 काउंट्स दिया हुआ है, ये बैकग्राउंड है। The radioactive sample for half-life is 50 minutes. The sample placed at a fixed distance from a detector. The detector measures the initial count rate of the sample, including the background of 310. ठीक है, हमने एक जगह पे इसको रखा, एक हमारे पास काउंट रेट आ रहा है 310, जिसमें से 30 काउंट्स जो है वो बैकग्राउंड के हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सैंपल के काउंट कितने होंगे, 280 होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ एक मैंने रेडियो एक्टिव सैंपल के पास, अफान भाई, एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, इसके सामने जीएम ट्यूब रखी, और यहाँ पे हमारे पास एक काउंट मेट आ रहा था, ये रीडिंग हमारे पास 310 दिखा रहा है, ठीक है जी। जब मैंने इस सैंपल को हटा दिया सर, हमारे पास सेम इमेज में जब मैंने सैंपल को हटा दिया और सैंपल भी नहीं है, तो हमारा जो काउंट आ रहा है वो अभी आ रहा है 300, तो सॉरी 30। तो 30 काउंट तो बैकग्राउंड का हमेशा मौजूद था। अभी सैंपल की वैसे कितना हो गया, 310 हो गया, तो सिर्फ सैंपल का कितना होगा, बैकग्राउंड वाला माइनस कर दूंगा, सिर्फ सैंपल का आ जाएगा। कोई मस्ती की बात तो नहीं है, सही। इनिशियली हमारे पास सैंपल का काउंट था 280, 250, 60, 70, 80, ये सैंपल का इनिशियल काउंट। बोला हुआ है हाफ लाइफ है 50 मिनट की, तो 50 मिनट बाद 280 का आधा असर कितना हो जाएगा, 140। 50 मिनट के बाद हमारा सैंपल आधा होके कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर 100 मिनट बाद 140 का आधा होके कितना हो जाएगा,
शाबाश, 70 हो जाएगा। कोई मस्ते की बात तो नहीं। और फिर 150 मिनट बाद कितना हो जाएगा 70 का आधा? 35। तो 50 का 25 और यहाँ पे कहीं 35 लाएगा। आपने इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्व बनाना है, ठीक है जी। और ये आपका हाफ लाइफ का कर्व होगा। जहां तक भी जगह है ग्राफ में वहां तक बनाइए, ग्राफ के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर ना निकले और इधर से आगे ना जाए, ठीक है। थोड़ा सा जो है कर्व को साफ सुथरा बनाते हैं, थोड़ा गंदा बनाए मेरे से। तो इस तरीके से आपके सवाल जो है आ जाते हैं हाफ लाइफ के, ठीक है। अच्छा, इसके कैलकुलेशन के क्वेश्चन जो है दे आर वेरी गुड, ठीक है। मैं जरा उसको भी डिस्कस करता हूँ, जरा इम्पोर्टेंट आते हैं वो सवाल। कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये तो बेसिक है, इसका पार्ट भी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अकाउंट रेट, a counter of radioactive detector placed close to a radioactive source gives count rate of 1600 counts. The half life of the source is 1 week. Ignoring background radiations, 1 week after measurement कितना काउंट हो चुका होगा? इनिशियली 1600 था, 1 वीक की हाफ लाइफ है, कितना हो चुका होगा 1 वीक बाद? हाफ लाइफ में आधा हो जाता है ना शान भाई, 1600 कितना हो चुका होगा 1 हफ्ते बाद? 800 हो चुका होगा, शाबाश। तो हमारे पास 1 हफ्ते बाद काउंट्स कितने हो गए होंगे? 800 हो गए होंगे। शायद मेरी बात को एक्नॉलेज कर पा रहे हो या रिपीट कर दूं? सुनो बेटा, हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम है जिसमें काउंट रेट आधा हो जाता, ठीक है। मैं कह रहा हूं मेरे सैंपल की हाफ लाइफ 1 हफ्ते का, इस बात का मतलब है कि 1 हफ्ते बाद मेरे काउंट्स क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तो 1 वीक बाद अगर मैं डिटेक्टर को रखूंगा, मेरे 1 वीक पहले 1600 काउंट थे, तो 1 वीक बाद कितने काउंट दिखा रहा होगा? 800 दिखा रहा होगा। अब मुझे बताओ 3 वीक बाद कितने दिखा रहा होगा? अच्छा, पहली मेजरमेंट के आफ्टर द फर्स्ट मेजरमेंट के बाद, ठीक है, 200 दिखा रहा होगा, शाबाश। 1600 पहले हफ्ते बाद 800 हो गए, ये तो बता दिया। उसके बाद 3 हफ्ते नहीं, उसी के बाद, मतलब वो काउंट कर रहा हूँ, पहले वाले हफ्ते को भी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 वीक के बाद 800 हो गए, सेकंड वीक के बाद कितने हो गए होंगे? 400, और थर्ड वीक के बाद 200 हो गए होंगे। तो हमारे पास 200 काउंट्स पर मिनट या पर सेकंड, जो भी है, पर सेकंड है, ठीक है। कोई टेंशन परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं बेटा, इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन बताया नहीं है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ उस सवाल पे आ रहा हूँ, इग्नोरिंग बैकग्राउंड रेडिएशन वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। बस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ, सारे कराऊंगा, ठीक है। उसमें ग्राफ ऐसा दिया होता है कि यू एक्चुअली हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, a sample of a radioactive material is placed near a radioactive detector. The count rate of sample is 4800 counts per second. हमारे सैंपल का काउंट रेट 4800 था। आफ्टर 36 hours the count rate has fallen to 600। 36 घंटे बाद कितना हो गया? 600 हो गया। पहली बात तो 4800 से आधा होके कितना हुआ होगा? 2400 हुआ होगा। फिर कितना हुआ होगा? 1200 हुआ होगा। और फिर कितना हुआ होगा? 600 हुआ होगा। ऐसा ही है। यहां से यहां एक हाफ लाइफ हुई, दूसरी हाफ लाइफ हुई, और तीसरी हाफ लाइफ। ऐसा ही है भाई। तीनों हाफ लाइफ को टोटल टाइम कितना लगा? 36 आवर्स। तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा? एक्सेलेंट बेटा, तो 12 आवर्स, शाबाश। 36 डिवाइडेड बाई 3, अगर टोटल टाइम 36 लगा तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा? 12 आवर्स। 12 आवर्स और 12 आवर्स, कोई टेंशन की बात तो नहीं? अच्छा, आपने कहा सर मेरी हाफ लाइफ आ गई 12 आवर्स की। अब वो बोल रहा है कि कितने और घंटे लगेंगे कि काउंट कहां तक पहुंच जाए? 150 तक पहुंच जाए, और नंबर ऑफ मोर आवर्स। तो शाबाश, 600 से आधा हो गए, कितने पहुंचेंगे पहले? 300, एंड देन कितने पहुंचेंगे? 150। तो पहले हमारे पास 12 आवर्स और फिर 12, तो टोटल और कितने लगेंगे भाई? 24 आवर्स मोर विल बी रिक्वायर्ड। 24 आवर्स मोर विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट इट टू 150। 600 से बेटा शान भाई, 600 से आधा हुआ 312 घंटे, और 300 से आधा हुआ 150। टोटल टाइम कितना हो गया उबैद? 24 घंटे। क्या आखिरी बेटा? लास्ट टाइम चल रहा है। सरी में क्या खाया था? याद नहीं बेटा? आज ही की थी ना? कुछ भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, दही पिया था थोड़ा सा।
चलो ठीक है भाई, खाएं पिए यार, अभी जवान जवान बच्चे हैं आप यार, ऐसा नहीं करें। अब बेटा ये हमारी बच्ची के सवाल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ लेबोरेटरी at a nuclear power station, a radiation detector is connected to a computer. The readings recorded are displayed on the computer screen. The detector switched on 10 minutes later. The time t equals to 10. The small sample, radioactive sample, is removed from the reactor and placed near the detector. Readings are recorded for a further 40 minutes. Figure 11.1 shows the display. Using figure 1.11.1, determine the background radiation count of the laboratory. Achha. What they are saying is, एक जीएम ट्यूब को रखा, फर्स्ट 10 मिनट्स तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ जीएम ट्यूब अकेली पड़ी हुई थी। 10 मिनट के बाद एक सैंपल लाया, लाजमी आप देख रहे हो एक बहुत अच्छी रेडिएशन आना शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिएशन फिर कम होते होते कहां तक रीच कर गई, वापस उधर तक पहुंच गई जहां से शुरू किया था। इसका मतलब यहां से जहां से शुरू किया और जहां पहुंची, ये वो रेडिएशन है जो कभी खत्म नहीं हो रही, जो वहां मौजूद है। तो ये कौन सी रेडिएशन कहलाएगी? बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाएगी। जब कुछ भी नहीं था तो ये रेडिएशन थी, तो ये कौन सी रेडिएशन कहलाएगी? बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाएगी। अच्छा, हमारे पास रीडिंग कितनी आ रही है? 11 आ रही है। इसका मतलब है जो 11 काउंट्स हैं, ये हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन के काउंट्स। कोई टेंशन परेशानी की बात तो नहीं? अच्छा, यहां तक बात ओके की रिपोर्ट है 100%। अच्छा, यूज फिगर 11.1 टू डिटरमाइन द काउंट रेट ड्यू टू द रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है जी, हमारे पास शायान भाई वाली गलती तकरीबन सबने की। ये जो 84 की रीडिंग है ना, ये सैंपल की नहीं है। डिटरमाइन द काउंट रेट ड्यू टू द रेडियो एक्टिव सैंपल, 84 वो रीडिंग है जो जीएम ट्यूब दे रही है। जीएम ट्यूब तो सैंपल की भी दे रही है और साथ किसकी दे रही है? बैकग्राउंड की भी दे रही है। तो अगर मुझे सिर्फ सैंपल की निकालनी है तो मुझे 11 इसमें से माइनस करना पड़ेगा और माई रीडिंग वुड बी 73। ये बात क्लियर होती है बेटा? तो ये वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें बैकग्राउंड को आपको माइनस करना पड़ता है। अच्छा, अब बोलता है टाइम 19 मिनट्स पे, सिर्फ सैंपल की निकालनी। तो आपने टाइम 19 मिनट्स पे सबसे पहले तो रीडिंग नोट की, जो मेरे ख्याल से अराउंड 22 आ रही है, 23 नहीं है, 21 या 22 में से कुछ है। ठीक है, 22 आ रही है। पर क्या ये 22 इसका आंसर हो सकता है? नहीं। क्या माइनस करना पड़ेगा? 11 अभी भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड कभी हाफ नहीं होती, बैकग्राउंड हमेशा सेम रहती है। ठीक है जी, काउंट्स। तो ये हमारे पास सैंपल के काउंट्स आ गए। ठीक है जी, कोई मस ए पार्ट में बैकग्राउंड बेटा 12 है बेटा, सॉरी, यस यू आर राइट, 11 की जगह 12 है। ये भी हमारे 12 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारे पास जो है 74 आएगा, और ये भी 12 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, 72, सॉरी। हाँ बच्चा, ये देख लीजिएगा, मैंने जो है वो 70 जो है वो 12 11 ले लिया था गलती से, हर बॉक्स 2 का है। ठीक है, तो ये 12 काउंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन। इसका जो लास्ट पार्ट आता है, जो ये हाफ लाइफ वाला, ही थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बच्चे इसमें काफी गलती करते हैं। यूज द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन बी, एस्टिमेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। अच्छा गाइस, आई एम गोइंग वेरी स्लो, सुनिएगा मेरी बात। इनिशियली सैंपल का जो काउंट्स थे, देवर 84 नहीं थे, 84 हमारे पास टोटल काउंट्स थे, और सैंपल के माइनस करके हमारे पास 72 काउंट्स आ रहे थे। हाफ लाइफ का मतलब है, हाफ लाइफ का मतलब है मेरे सैंपल के काउंट्स जो होंगे वो हमारे पास 36 हो जाएंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? मेरे सैंपल के काउंट्स कितने हो जाएंगे? 36। इस बात में हाफ लाइफ का मतलब है कि सैंपल जो होगा दैट वुड बी गिविंग मी 36 काउंट्स, और हमारे पास जो जीएम ट्यूब रीड कर रही होगी वो 36 रीड नहीं कर रही होगी, वो कितना रीड कर रही होगी? हाँ, 48 रीड कर रही होगी। 36 काउंट तो सैंपल के हो चुके होंगे, बट जीएम ट्यूब में तो बैकग्राउंड के साथ आते हैं,
तो बैकग्राउंड के साथ वो कितने रीड कर रही होगी? वो 48 रीड कर रही होगी। तो हमारे पास जहां पे भी रेडिएशन 48 होगी ना, दैट टाइम विल बी माई हाफ लाइफ। वो टाइम मेरा क्या होगा? हाफ लाइफ का टाइम होगा। बेटा एक बार फिर से, हमारे पास इनिशियली काउंट जो थे वो 84 जीएम ट्यूब दिखा रही थी। सैंपल के कितने आ रहे थे? 72। हाफ लाइफ सैंपल की होती है, सैंपल के काउंट कम होके कितने हो जाएंगे? 36। अभी भी जीएम ट्यूब मुझे कितने दिखा रही होगी? 48, क्योंकि बैकग्राउंड ऐड करके दिखाती है। तो आपने कहा सर 48 काउंट्स में हमारे पास जो टाइम आ रहा है दैट इज 13 मिनट्स, और बच्चे 13 मिनट्स आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है। बेटा हमने सैंपल को रखा यहाँ पे कब था? 10 पे रखा था। 13 पे वो क्या हो गया? आधा हो गया। तो टाइम कितना बना? 3 मिनट। तो हाफ लाइफ इज जस्ट 3 मिनट्स। ठीक है, हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है? 3 मिनट की है। और ये हमारे पास जो है हाफ लाइफ आ जाएगी। कोई टेंशन की बात तो नहीं है? ये बात क्लियर है? ये क्या, घूमो घूमो जरा पीछे। बाल वाइट अच्छा हो रहे हैं? ये कटवाने पड़ेंगे भाई। बैठ जाओ। बेटा a lot of people, you're on record, on record बेटा, on record। अच्छा जी, मूविंग ऑन। रिकॉर्ड में बेटा, रिकॉर्ड में, ठीक है। ओके बस। बेटा रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट में लास्ट क्लास में न्यूक्लियर शुरू किया था। यार ऐसे ही दिल करा था। मैंने कहा बहुत दिन हो गए मुश्तबा भाई से मुलाकात नहीं हुई। मोहब्बत आपकी है। अच्छा जी, शाबाश। अच्छा सबको क्लियर है बात? बेटा एक्नॉलेजमेंट दीजिएगा। लेट्स फिर मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर फ्यूजन फ्यूजन पे आते हैं। A radioactive sample is placed near a radiation detector connected to a counter as shown in figure 11.1। एक सोर्स है, एक डिटेक्टर है, काउंटर है। The count rate measured over 3 successive minutes gives values of 720 counts, 691 counts, and 739 counts. Explain why a variation like this is to be expected in such an experiment, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। जब भी मैंने बताया था लास्ट टाइम भी मुझे कि जब हमारे पास सैंपल में रीडिंग्स में वेरिएशन आ रही होती है, तो इसकी क्या रीजन होता है? कि रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम मतलब कभी भी कोई भी पार्टिकल डीके कर सकता है, ये एक रैंडम प्रोसेस है। इसमें एक्चुअली हमेशा सेम ही काउंट रेट नहीं आ रहे होते। The radiation detector and the counter are left untouched. The radioactive source is put in a lead container and returned to the metal security cupboard. Once this has been done, the further measurement is taken over 1 minute. The key reading is 33 counts per minute. सब बंद कर दिया, सैंपल हटा के ब्लैक लॉक कर दिया। हमने उसमें से रेडिएशन बाहर नहीं आ रही, पर तब भी रीडिंग कितनी आ रही है? 33 आ रही है। किसकी वजह से आ रही है रीडिंग? कौन सी रीडिंग है ये बैकग्राउंड रेडिएशन है। शाबाश। ये कौन सी रेडिएशन होती है भाई? बैकग्राउंड रेडिएशन होती है। और इसकी क्या वजूहत हो सकती है? 4 पढ़ाई थी, कौन कौन सी? कॉस्मिक रेज, रॉक्स, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिजर्व्स, और न्यूक्लियर वेस्ट ऑन डम साइट्स। ठीक है, इन चारों में से कोई भी दो रीजंस आपने स्टेट करने हैं, कॉस्मिक रेज और न्यूक्लियर रिजर्व्स लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है। मूविंग ऑन, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन का। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, इसकी जरा वर्किंग को देखिएगा। क्या बोलता है कि फॉस्फोरस आइसोटोप, फॉस्फोरस is an isotope of phosphorus। ठीक है, phosphorus 3215 is an isotope of phosphorus that undergoes radioactive decay। ठीक है, radioactive decay करता है। The most common isotope of phosphorus is phosphorus 31। Describe the structure and composition of phosphorus 31। phosphorus 31 का structure और composition बतानी है।
तो यार हमारे पास आइसोटोप में जो है प्रोटॉन सेम होते हैं, तो लाजमी सी बात है प्रोटॉन इसमें भी कितने होंगे, 15 होंगे। जब इसमें 15 है तो फास्फोरस 31 में भी 15 ही आइसोटोप होंगे, प्रोटॉन होंगे। जहां तक बात रही न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन इसमें हमारे पास 31 माइनस 15 हो जाएंगे, जो कि क्या वैल्यू दे रहा होगा, 16 की वैल्यू दे रहा होगा। और एक जिसे कहते हैं न्यूट्रल एटम है, तो हमारे पास जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कितने होंगे, 15 होंगे। सर स्टेट हाउ द एटम ऑफ फास्फोरस 32 डिफर्स, क्या फर्क होता है आइसोटोप्स के अंदर आपस में, फर्क क्या होता है? शाबाश, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मुझतबा भाई, फास्फोरस 32 डिकेज बीटा पार्टिकल, डिकेज बाय बीटा पार्टिकल इमिशन, बीटा पार्टिकल डिके करता है, ठीक है, और सल्फर बना देता है। हाफ लाइफ फॉर दिस डिके इज 2 वीक्स, 2 हफ्ते की हाफ लाइफ है। स्टेट हाउ द न्यूक्लियस ऑफ दिस आइसोटोप ऑफ सल्फर इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ फास्फोरस 31। बीटा डिके के बाद क्या होता है, +1 क्या, मास +1 नहीं होता बीटा डीके में, प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 1, ठीक है। तो बीटा डीके की अभी इक्वेशन दिखाई, बोलेगा स्टेट हाउ द न्यूक्लियस ऑफ दिस सल्फर इज डिफरेंट फ्रॉम द फास्फोरस 32, तो आप बोलोगे इट हैज मोर प्रोटॉन वन मोर प्रोटॉन कंपेयर्ड टू फास्फोरस। कम बीटा पार्टिकल डीके करने के बाद, इधर देख ले पीछे, सुन लेना। होता क्या है उबैद भाई, बीटा इमिशन में हमारे पास जो सोर्स होती है, उसके अंदर जो हमारा रिएक्टेंट है, उसके अंदर एक्चुअली में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। जब इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ तो सेम बढ़ जाएगा, और मास में कुछ चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि लाजमी एट द एंड ऑफ द चीजें तो बराबर ही है ना भाई, पहले भी 200 से अभी भी 200 है, इसी के अंदर 100 में से 101 होगा, क्योंकि इसके अंदर का एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बीटा इमिशन में अगर मैं बोलता हूं इसमें और इसके न्यूक्लियस में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा है रिएक्टेंट के न्यूक्लियस के मुकाबले, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो यही हमारे पास बात है यहाँ पे पूछी हुई, कि भाई सल्फर बनता है डीके होने के बाद, तो सल्फर के अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा होगा कंपेयर टू फास्फोरस, ठीक है, क्योंकि डीके कर रहा है ना, बीटा डीके करने के बाद जो चीज बन रही है उसमें प्रोटॉन बढ़ रहा है, और जो रिएक्टेंट है उसमें प्रोटॉन कम हो रहा है। अच्छा, कोई मसला तो नहीं शान भाई, ओके की रिपोर्ट है। At time t is equal to 0, the radioactive sample contains 3.2 times 10 to the power of 11 atoms. 3.2 10 to the power of 11 atoms मौजूद हैं। हाफ लाइफ यहाँ पे कितनी दी हुई है इन्होंने, 2 हफ्ते की दी हुई है। 2 हफ्ते बाद 1.6 हो जाएंगे, 4 हफ्ते बाद 0.8 हो जाएंगे, 6 हफ्ते बाद 0.4 हो जाएंगे, और 8 हफ्ते बाद 0.2 हो जाएंगे। 3.2 से शुरू किया था, 3.2 का 1.6 आधा हुआ, 1.6 का 0.8 आधा हुआ, मोबाइल अंदर 0.4 आधा हुआ, और 0.1 हो गया। शाबाश, बिल्कुल अंदर। मोबाइल बेटा मोबाइल, अस्तगफार है, पढ़ो बेटा, रमजान है, तुम रोजा वोजा रखते हो? तुम बंद नहीं हुए? बेटा रोजा वोजा रख रहे हो? चल, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। यार बस, मैंने कहा तुमसे मिल लेता हूँ, काफी दिन हो गए थे। अच्छा, इसलिए बोल लेते। यार हाँ, मैं कभी कभी रहता हूँ यार, मुझे छूट है। स्टेट टू प्रिकॉशंस टेकन व्हेन स्टोरिंग और मूविंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? भाई अगर अल्फा है तो ग्लव्स पहन सकते हैं, लेड लाइंड सूट कहलाता है, शाबाश, लेड लाइंड सूट, जिसमें लेड होती है, वो अल्फा बीटा गामा के लिए पहन सकते हैं। लेड बॉक्सेस में रखेंगे, ठीक है जी। टोंग्स यूज करेंगे, टोंग्स होते हैं बड़े बड़े चिमटे, दूर से सैंपल को पकड़ने के इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है, ताकि अल्फा में रेंज इतनी सी है, अल्फा की बीटा की इतनी बड़ी होती है, अल्फा की रेंज इतनी होती है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर के कम कम।
तो इतने टोंग से वो हमें अल्फा बीटा नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। हाँ, गामा की रेंज बहुत ज्यादा है, उसके लिए लेड बॉक्सेस, लेड एंड शूट। तो कोई भी आप दो प्रिकॉशन इसमें लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई मसले की बात तो नहीं। अच्छा जी, अगला सवाल देख लीजिएगा। फिगर 6.1 shows a radiation detector placed in a laboratory bench। ठीक है, एक रेडिएशन डिटेक्टर है, लेबोरेटरी बेंच पे प्लेस हुआ हुआ है। यूजिंग ऑल द रीडिंग्स ऑब्टेन्ड डिटरमाइन एन एवरेज वैल्यू फॉर द बैकग्राउंड काउंट रेट। इन सब की मदद से एक एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आप इन सबको ऐड कर दोगे, 31 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 32 प्लस 31 प्लस 33, एंड उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 6 से। आपके पास एवरेज आ जाएगी। अल्लाह मियाँ ने आपको एक चीज दी, अल्लाह पाक ने, उसका नाम क्या होता है? कैलकुलेटर। उस चीज का नाम बेटा मैं स्पेशली बता रहा हूँ, कुछ और भी दिया है पर उसको नहीं इस्तेमाल करना। दिमाग को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप उसमें गलती कर देते हैं। तो आपने कैलकुलेटर को यूज करना है, ठीक है? बस, ये वैल्यू इज गोना बी 32। वेरी गुड यार, आपकी वैल्यू जो होगी वो 32 आ रही होगी। और आपने लिख देनी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिगर 6.1 shows a point P which is a very short distance from end of the detector. A sample of radioactive isotope of cobalt is placed at point P. The average value of the count rate obtained is 975 counts per minute। ठीक है जी, वेरी गुड। 975 काउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। बड़ी क्लोज एक उसने जो है डिटेक्टर के सामने, सोर्स के सामने जो है एक जीएम ट्यूब रखी है, और वहां पे 975 काउंट आ रहे हैं। द एवरेज काउंट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस बिटवीन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स बदल रहे हैं, बीच में अलग अलग ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो काउंट कितने थे? 975 थे। चार पेपर रखने के बाद भी काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, एक आध ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। दो चार की रीडिंग ऊपर नीचे, एक रैंडम प्रोसेस। एल्यूमिनियम रखने के बाद काउंट रेट कम हो गए। तो कौन सी रेडिएशन है यहाँ पे? एल्यूमिनियम से कौन रुकता है? एल्यूमिनियम से बीटा रुकती है। एल्यूमिनियम से बीटा रुकती है बेटा। एल्यूमिनियम से बीटा रेडिएशन रुकती है। हमारे पास पेपर से अल्फा रुकती है, मतलब अल्फा नहीं है। एल्यूमिनियम से बीटा रुकती है, मतलब बीटा है। और लेड से कौन कम होती है? गामा कम होती है। जब हम लोगों ने इसके बीच में लेड रखा, तो लेड से हमारे पास रेडिएशन में और कमी आई, बिल्कुल आई। तो इसमें कौन मौजूद है? गामा भी मौजूद है। तो इसमें अल्फा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पेपर में कोई भी कमी नहीं आई, पेपर की वजह से कोई कमी नहीं आई। यहां तक रैंडम प्रोसेस उन्होंने भी देखा कि पर तो फर्क नहीं होता ना। अच्छा, द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड व्हेन न्यूक्लियस ऑफ कोबाल्ट डिकेज इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर प्रोडक्ट एक्स। अब बताओ मुझे, डॉटर बोलते हैं बेटा जो प्रोडक्ट बनता है, सही सुनना। कौन सी रेडिएशन इमिट हो रही है इसमें? बीटा इमिट हो रही है। मेजरली गामा भी हो रही है, बीटा भी इमिट हो रही है। बीटा इमिशन की वजह से कोबाल्ट जिस चीज में बनेगा उसके प्रोटॉन नंबर पे क्या फर्क आएगा? बीटा इमिशन से प्रोटॉन नंबर कितना? 1। तो अभी यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे? 27। अभी 28 हो जाए। और न्यूट्रॉन्स में क्या फर्क आएगा बेटा? मास सेम रहता है, न्यूट्रॉन एक कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ ना। न्यूट्रॉन किस में? तो यहाँ पे हमारे नहीं 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 नहीं, नहीं शहजादे, एक प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन सेम नहीं रहा। प्रोटॉन बढ़ गया तो आइसोटोप नहीं होता, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थे 60 - 27। तो अब हमारे पास जो है 60 - 28 कितने रह जाएंगे? 32। 32 हमारे पास अब इसके बन जाएंगे। कोई मसले की बात तो नहीं है, क्लियर है बेटा बात? बट 100% समझ आ रही है। एक आखिरी सवाल और देखते हैं, ठीक है। इसका बेटा ये तो बस एक 2 नंबर का सवाल है। व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ? टाइम टेकन फॉर अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू रिड्यूस इट्स एक्टिविटी या काउंट रेट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंडम है, इसको देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन भी है। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मैंने लास्ट टाइम कराया था, रिकॉर्डिंग भी आपको मैंने भेजी थी। अल्फा पार्टिकल में हमारे पास दो प्रोटॉन होते हैं और दो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा में चार्ज होता है +2 चार्ज होता है, लिखने की जरूरत नहीं, कॉम्पोजिशन में आता है, खैर इसकी जरूरत नहीं। एक्सप्लेन हाउ एन अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेस एयर। लास्ट टाइम मैंने इस सवाल को आपको, जब मैं अल्फा बीटा गामा के बारे में बता रहा था, तो मैंने इसके बारे में स्पेसिफिकली वर्किंग की थी। मैंने कहा था हाउ अल्फा आयोनाइजेस एयर का सवाल आता है
क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल एयर में पास करता है तो वो नेबरिंग एयर मॉलिक्यूल्स को नॉक ऑफ कर देता है, कॉजिंग देम टू बी चार्ज्ड। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एयर मॉलिक्यूल्स, दे नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेबरिंग एयर मॉलिक्यूल्स कॉजिंग देम टू बी चार्ज्ड। एक अल्फा पार्टिकल जब निकल के सोर्स से निकला तो इर्द गिर्द की एयर को जिधर से भी वो गुजर रहा है उसको चार्ज करता हुआ जाता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने की वजह से। ये आंसर आपके बाद 2 मार्क्स का पूछता है, कोई मसले की बात तो नहीं है। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। स्टेट हाउ द relative ionizing effect of alpha particles compared with that of beta and gamma। इस सवाल का मतलब यह है कि मुझे ये बताओ कि अल्फा की आयनाइजेशन बीटा के मुकाबले में कैसी होती है। अल्फा की आयनाइजेशन बीटा के मुकाबले में क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि अल्फा का चार्ज क्या होता है? +2 होता है। तो शायद भाई मोबाइल रख दे। स्टेट हाउ द रिलेटिव आयनाइजेशन इफेक्ट ऑफ अल्फा कंपेयर्ड विद ऑफ द बीटा। तो अल्फा की आयनाइजेशन क्या होगी? ग्रेटर होगी बीटा से भी, और ग्रेटर होगी किससे? गामा से भी। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसकी होती है? अल्फा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है, सबसे लास्ट किसकी होती है? गामा की होती है। इसकी इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है। बोला रिलेटिव आयनाइजेशन इफेक्ट ऑफ अल्फा कंपेयर्ड विद दैट ऑफ बीटा। तो अल्फा की आयनाइजेशन ज्यादा है या कम है? तो आपने ये लिखना है ज्यादा है। अब इसकी हेल्प मुझे शैन भाई करेंगे, ठीक है जी। शैन भाई रेडियो एक्टिव सैंपल दिया हुआ है, इसकी हाफ लाइफ दी हुई है, ठीक है जी। सैंपल में इनिशियली 4.8 10 की पावर 4 सैंपल है। एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? कोई मसले की बात तो नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? आधा होते जाएंगे ना भाई। पहली हाफ लाइफ के बाद आधे हो गए, दूसरी हाफ लाइफ के बाद आधे हो गए, तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? शाबाश, 0.6 10 की पावर 4। फिर कितने हो जाएंगे? 0.3 10 की पावर 4, और फिर कितने हो जाएंगे? 0.15 10 की पावर ऑफ 4। कोई मसले की बात है? ये बात क्लियर है? इस सवाल में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, ये शायद में इंपॉर्टेंट सवाल है, तंग करेगा बाद में बहुत ज्यादा। हमारे पास हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ है। आपके पास बोल रहा है सैंपल डिक्रीज होके इतने तक पहुंच गया। बाद में बात कर लेना बेटा, मोबाइल की जरूरत नहीं, सुनना होगा। हमारे पास सैंपल इतने भी तक पहुंच गया, ठीक है, 1.5 10 की पावर 3 तक पहुंच गया, ठीक है। तो 1.5 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि वो 0.15 10 की पावर 4 बोले या 1.5 10 की पावर 3 बोले, सेम बात है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, यही बात है ना भाई, यहां तक बात क्लियर। तो कितनी हाफ लाइफ हो रही है? 1 2 3 4 और 5 हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है तो 5 हाफ लाइफ और एक हाफ लाइफ का टाइम कितना दिया हुआ है? 3.3 10 की पावर ऑफ 5 दिया हुआ है। तो अगर मैं टोटल टाइम निकालना चाहता हूं तो 5 × 3.3 10 की पावर ऑफ 5 करूंगा। मेरा टोटल हाफ लाइफ का टाइम आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.65 10 की पावर ऑफ 6 सेकेंड्स। कोई टेंशन परेशानी की बात शान भाई? ओके है? ये मुश्तबा ओके? Suggest one reason why in practice the time of the number of radiant to reach may slightly vary, because radioactivity is a random process। बिकॉज से शुरू नहीं करना, बट रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, थोड़ा सा वेरी कर सकता है क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस है। अच्छा जी, अब हम लोग जो बात करेंगे, लास्ट बात है आज की, वो हमारे पास है, एक डिफरेंसेस पढ़ लेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में, ठीक है जी। क्या होते हैं इनको देख लेंगे ताकि बातें क्लियर हो जाए। एज फार एज न्यूक्लियर फिजन इज कंसर्न, तो न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल डॉटर न्यूक्लियाई, रिलीजिंग एनर्जी। एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। इट इज a nuclear reaction in which a large parent nuclei is broken down to smaller nuclei, releasing a lot of energy। न्यूक्लियर फिजन में हम करते क्या हैं? वी एक्चुअली हिट a target nucleus by a very high speed neutron। ये न्यूट्रॉन जाके इसको हिट करता है,
इसको हिट करने के बाद इसको तोड़ देता है छोटे न्यूक्लियसेस में, और इनको फिजन प्रोडक्ट्स यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, और ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस या पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाता है। मुस्तफा भाई, व्हाट इज फिजन? इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मोर स्टेबल न्यूक्लियस रिलीजिंग एनर्जी। अच्छा, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए होती है कंपेयर टू फ्यूजन, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रल चीज को फिर देखना इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में हम लोग करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, और हमारी बिजली वगैरह भी आजकल न्यूक्लियर फिजन वगैरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकंड बात करेंगे फ्यूजन रिएक्शन की। बेटा, फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हमारे पास दो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन करके हम एक पेरेंट न्यूक्लिया बनाते हैं, ठीक है। टू स्मॉल न्यूक्लियसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पेरेंट न्यूक्लिया। एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए हम दो स्मॉल न्यूक्लियस को जोड़ते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज का मतलब है जोड़ना, और ये बहुत हाई एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ये हमारे पास स्टार्स में होता है, और हमें सन पे ये मौजूद होता है। हमारे सन में जो एनर्जी निकलती है वो फ्यूजन रिएक्शन से निकलती है। हमारे सूरज में हर वक्त फ्यूजन हो रही है। कौन से फ्यूजन हो रही है? हाइड्रोजन एटम्स जुड़ के क्या बना रहे हैं? हीलियम न्यूक्लिया बना रहे हैं। एंड दिस रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये फ्यूजन प्रोडक्ट है। दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, एक ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, मिलके क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, और साथ क्या बना रहे हैं? एक न्यूट्रॉन भी निकाल रहे हैं, ठीक है। एक और इसका रिएक्शन भी कुछ बुक्स में मिलता है, वो इस तरीके से जो है हमारे पास हीलियम भी बन जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं भी निकलता, सॉरी। ये दोनों रिएक्शन हम लोगों को मिल रहे होते हैं, पास पेपर में भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज फिजन? व्हेन अ लार्ज पेरेंट न्यूक्लिया इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर न्यूक्लिया रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। स्टेबल जो है हमारे पास हो जाता है रिलेटिवली, जो प्रोडक्ट कंपेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक है। और फ्यूजन में हमारे पास क्या है? फ्यूजन रिएक्शन में दो स्मॉल डॉटर न्यूक्लिया कंबाइन टू फॉर्म अ पेरेंट न्यूक्लिया रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई मसले परेशानी की बात तो नहीं? फिजन भी क्लियर है, फ्यूजन भी क्लियर है, दोनों की इक्वेशन याद रहेंगी। लास्ट एक स्टेटमेंट ये देख लो कि फिजन जो है एक चेन रिएक्शन है, होता रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वर्किंग रह गई, मोरलेस बाकी हम लोगों ने तकरीबन सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। मैं एक क्लास इसकी और इंशाल्लाह जो है मंडे वाले दिन जो है कंप्लीट करवा के इसको, वेंसडे फिजिकल मंडे ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं उसको कंप्लीट करा के सारे पासवर्ड इंशाल्लाह कर लूंगा, रिकॉर्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। कोई टेंशन की बात तो नहीं है? याद रखते हैं बेटा, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकता है।